जी हाँ, आई थिंक तो अभी जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट है रूप से निशान शाह जी, और अभी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन राहुल उनकी टीम से ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मैं जो भी मेंबर्स यहाँ पे इतने समय से पेशेंटली हमें इंतजार कर रहे थे, मैं आप सबको इस विलंब के लिए, जो देरी हुई है उसके लिए हमें खेद है। मैं सबसे पहले सनी मैथ्यू सर, जिनके इनिशिएटिव से इस प्रोग्राम को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आप सबके लिए, कि जो कठिनाइयां हैं आप उससे बात कर सके। सर आपको हमारा नमस्कार, और मुझे आशा है कि आपके इस आज के मार्गदर्शन में, क्योंकि आपका ह्यूज एक्सपीरियंस, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि सर जो है 1991 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, और तमाम अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग डेस्टिनेशन पे सर्व करने के बाद में ह्यूज एक्सपीरियंस आपके पास में है। तो ये जो टीडीएस से संबंधित कठिनाइयां मेंबर्स को आ रही हैं, तो उसका सलूशन आज इस पोर्टल के माध्यम से सर की उपलब्धि में, सर की उपस्थिति में आप प्राप्त कर सकें, और अपने प्रश्न जो है कार्यक्रम के अंत में Q&A में आप शेयर करें। आपके एक एक प्रश्नों का हम उसका उत्तर देने का प्रयास सर के माध्यम से करेंगे। हमारे पैनलिस्ट निशान शाह जी थोड़े समय में ज्वाइन कर रहे हैं। निशान जी आपका स्वागत, और राहुल जो ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, और DGPC की तरफ से आप सभी मेंबर्स का अभिनंदन करते हुए, और मैं अब ज्यादा विलंब न करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी काफी विलंब हो चुका है, मैं मैथ्यू सर से चाहूंगा कि सर आप जो है अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। इसके पहले अगर राहुल आपको कुछ करना है तो एक दो वर्ड आप बात कर सकते हैं, जिससे कि मेंबर्स को ज्यादा इंतजार न करना पड़े और हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब मैं अपना माइक जो है हैंड ओवर कर रहा हूँ राहुल जी को और मैथ्यू सर को। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Mithilesh ji. Namaskar. Good morning to everyone. I think this is a very of there have been various changes in TDS provisions of late, and who better can we have than Matthew sir to take us through that and address our queries and also discuss the nitty-gritties of these provisions and its impact on the sector. So Matthew sir, over to you for taking us through these provisions. Thank you, Rahul ji. I think I'm audible to everybody. Ji sir. Yeah, first I'd like to thank Mithilesh ji for making this wonderful arrangement. And there were other panelists, I don't know whether they have joined. Mitesh ji was there, Nishan Shah, and then behind Preeta and Archana were, they were very instrumental in arranging this, and thank you very much. And I'm very happy that I'll be talking to people of a very important sector of the economy, the gem and jewelry, which not only contributes to our taxes, but also as a social purpose, they employ a lot of people. So they are a very important sector for us. So I'm very happy to address you all. And thank you, Rahul ji, also. I am now presently Deputy Commissioner of Income Tax TDS 2-1. I have alphabets OPQR of entire Mumbai. Any company or any individual with these alphabets. Today, I'm basically going to, actually we have taken an initiative of apprising all our stakeholders about the new provisions. Every year we take such meetings so that the new provisions are more understood by them as far as possible. Of course, we cannot be 100% sure about things, but as far as possible, we try to imbibe upon them whatever nitty-gritty of these new sections are. This year, we have introduced 194R और 194S. S तो बहुत कम वो वर्चुअल डिजिटल एसेट जो होते हैं जैसे बिटकॉइन वगैरह हैं उसकी सेल परचेस में है, उसकी उतनी शायद अहमियत आपकी इंडस्ट्री में नहीं होगा। लेकिन R क्या है कि 194R आज के दिन शायद काफी लोगों को लागू होते हैं। बेसिकली ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन होते हैं 28(4), जिसमें एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन वेदर इन कैश और काइंड, तो ये काफी हद तक क्या है, आप लोग तो क्लेम कर देते हैं एंड आप लोग खर्चे भी कर लेते हैं, लेकिन जो रिसिपिएंट है कुछ काफी लोग निकल जाते थे, मतलब उनको ये कभी उनके अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं होते थे, तो उस साइड टैक्सेबिलिटी इनका नहीं होता था। तो इसलिए सरकार ने ये बार ये अमेंडमेंट लाया है, 194R करके एक सेक्शन लाया है,
जहाँ पे कोई भी आप अगर कोई सुविधा देता है ऑन अकाउंट ऑफ योर बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इट इज क्लेम्ड एज लाइक सेल्स प्रमोशन होता है या जनरली वो सेल्स प्रमोशन ही है, मार्केटिंग है, तो ये आप जब अभी इस समय आप जब कोई भी सामने वाले को देंगे सब्जेक्ट टू अ लिमिट मैं बताऊंगा आपको, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड जैसे आप लोग जानते हैं टीडीएस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कलेक्शन टूल फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज इट इज नॉट ओनली कलेक्शन, एक्चुअली हमारे तो मेन ये था कि टू ट्रैक ट्रांजैक्शंस, क्योंकि काफी सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे निकल जाते थे टैक्स नेट से, तो उसको हम ट्रैक करने के लिए हम आप देखेंगे कोई कोई तो 0.1%, जैसे अभी वो परचेसेस जो है आप परचेस करेंगे 50 लाख के ऊपर तो वो 0.1% की है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेट कीप ट्रैक ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस, हमने ये किया हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग को ये भी जानना है कि टीडीएस की प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट है। अनवांटेड आपको तो दूसरे को जब पैसे दे रहा है तो उसमें से आपको काटना है कोई एक सर्टेन परसेंटेज, तो उसमें कहीं डिफॉल्ट हो गया तो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, आपको आपको उसके वो अमाउंट के लिए डिफॉल्टर माना जाएगा। एक तो आपको 40 आईए जो इनकम टैक्स सेक्शन है उसमें डिसअलाउ हो जाते हैं, मतलब वो अलाउ ही नहीं करते पेमेंट, और उसके बाद आपको डिफॉल्टर माना जाता है, फिर ब्याज लगाते हैं। मैंने देखा बहुत बड़ा, और हम आजकल तो प्रोसिक्यूशन भी काफी इस पे इनिशिएट करते हैं, तो हमें लोगों को सलाह है कि जब भी पॉसिबल है, इफ यू हैव एनी डाउट ऑल्सो err on the side of being safe, deduct TDS, they can claim, वो अपने रिटर्न में क्लेम कर देंगे। तो ये टीडीएस की जरा सेक्शन को आप थोड़ा अहमियत से देख लीजिए। जहां तक मैंने अभी देखा तो मतलब अनवांटेड काफी लोग दुविधा में आ जाते हैं, दूसरे के पेमेंट करते समय आपको डिडक्ट करना है ज्यादातर। टीडीएस तो वही है, एंड टीसीएस दूसरा सेक्शन है जहाँ पे सेलर है, वो तो ज्यादा चीजों पे इन्वॉल्व नहीं है, आपके तो खैर जेम ज्वेलरी पे शायद नहीं ही है। मैं अभी मेरा एक प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। I hope you can see it. Rahul ji? Yes, sir. We can see. Okay. Yes, sir. Yes, sir. It's visible. So this is first of all I'll be handling 194R and 194S, which are the new provision brought in this year. तो इसमें 194R में क्योंकि बहुत सारी दुविधा था तो सेक्शन में ही अभी ऑफ लेट हमने ये बुलाया कि we can issue some circulars clarifying the various provisions so that it is more more clear for everybody. तो ये जो TDS on benefit और perquisite of business of profession, इसमें हमने अभी तक 2 सर्कुलर निकाले। सर्कुलर नंबर 12 में मुझे लगता है 10 सवाल थे, 18 में करीबन 7 सवाल थे। ये जैसे हमने बताया ये 28(4) की इक्विवेलेंट का जो है वो टीडीएस डिडक्शन है, बेनिफिट ऑन अकाउंट ऑफ परक्विसिट ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, जो रिसिपिएंट है उसके हाथ में इसकी टैक्सेबिलिटी होना चाहिए और आपको डिडक्ट करना है जो पे कर रहा है। Now why 194R was introduced? ये हमने आपको अभी बताया था कि वो 28(4) में लोग जो रिसिपिएंट था, आप तो जनरली क्लेम कर देते हैं, जो रिसिपिएंट था काफी हद तक वो निकल जाते थे, तो इसलिए इनको हमारे टैक्स नेट को वाइडन करने के लिए, डिपेंड करने के लिए जो है हमने ये सेक्शन लाया है फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत, एंड ये 1 जुलाई 2022 से लागू हो रहा है। एंड जो है जिसने प्रोवाइड करेंगे बेनिफिट, दे आर टू डिडक्ट द टीडीएस, रेट है 10%, एंड ये है जब आप ये बेनिफिट प्रोवाइड करने से पहले आपको इसको टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड बेनिफिट पैसे में अमाउंट मतलब इट नीड नॉट बी इन मनी, इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो। जैसे आपने कोई टीवी दे दिया, आपका कुछ सेल टारगेट आपने सामने वाले ने अटेन कर दिया तो आपने एक टीवी दे दिया, या आपने उसकी फॉरेन ट्रिप अरेंज कर लिया, तो इवन इन दिस it should be brought to tax. Now I'll tell you later on what is the when it is in kind, what is the amount to be considered as the perquisite. It is only attracted if it is provided to resident. तो ये मतलब नॉन रेसिडेंट को
लागू नहीं होता है। और अगर ये 20,000 से कम है, किसी को परक्विजिट प्रोवाइड करते हैं, तो इस पे लगता नहीं है, आपको काटने की जरूरत नहीं है। और इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है बिजनेस में, और प्रोफेशन अगर 50 लाख से नीचे है, तो उसको भी अगर वो सामने वाले को प्रोवाइड करता है तो उसको काटने की जरूरत नहीं है। और गाइडलाइन जैसे मैंने बताया, गाइडलाइन सबसेक्शन में ही था कि हम गाइडलाइन देके फिर बाद में पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करेंगे। तो ये मतलब कोई भी कंफ्यूजन होगा इसके लिए। अभी ये कुछ सवाल थे, जो ये बेसिक सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, वो तो बेयर एक्ट में और इसमें यही है ही। तो अभी इसमें जो सवाल आए थे, जो अब हमारे सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया था, वो एक पहला ये था कि 28(4) में अगर सामने वाले को टैक्स लगना चाहिए क्या, वो आपको देखने की जरूरत है कि नहीं। तो हमारा ये है कि नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। आपको once it is there is no requirement कि you have to analyze, sit and analyze कि भाई वो टैक्सेबल है उसके हाथ में, वो जरूरत नहीं है। 195 के जैसा नहीं है कि भाई सामने जो हमारे सेक्शन 195 में हमको देखना पड़ता है कि सामने वाले के इसमें टैक्सेबल है कि नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है उसके लिए, तो वो तो ज्यादा ये नहीं है। अभी does the benefit perquisite have to be in kind or फॉर ऑपरेशन ऑफ सेक्शन, जैसे हमने आपको बताया, और कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, पार्टली कैश में भी हो सकता है, पार्टली काइंड में भी हो सकता है। वो तो सेक्शन में भी उन्होंने ये किए हुए हैं। सवाल जो तीसरा था, वेदर इट अप्लाइज टू बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइडेड इन द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। जैसे समझो आपको किसी ने कोई मशीन ही दे दिया गिफ्ट, अपना ऑन अकाउंट ऑफ योर बिजनेस, एक मिल्क वेंडिंग मशीन ले लिया, या आपको कार दे दिया, ये आपके हो सकते हैं कि ये कैपिटल एसेट, डिप्रिशिएबल एसेट भी आप बाद में क्लेम करें इसको। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन है कि कुछ भी हो, कैपिटल एसेट हो, रेवेन्यू अपना रेवेन्यू अकाउंट के हिसाब से कुछ भी हो, वो सारी चीजें पे लगेंगे। ऐसा नहीं कि वो वंस इट इज अ परक्विजिट उस पर लगना है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे, लोन वेव्ड बाय बैंक अंडर वन टाइम सेटलमेंट हुआ, फिर कार गिवन टू एसएससी बाय डिसाइपल हु हैज बेनिफिट फ्रॉम हिज प्रीचिंग। बाद में एक क्लैरिफिकेशन आया है सवाल नंबर 1 में, सर्कुलर नंबर 18 में, कि जब लोन वेवर होता है तो लोन वेवर जो बैंक के करते हैं, क्योंकि बैंक वैसे भी वो ऐसे ही परेशान है जब वो वेव होता है, वेव करता है, उसको तो कोई बेनिफिट नहीं है, उसके ऊपर अगर वो टीडीएस डिडक्ट करे तो उनको डबल झटका हो जाता है। तो बैंक और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन्होंने नोटिफाई किया है कि वो लोग अगर वेव करते हैं तो it will not be considered as a perquisite for purpose of deduction under section 194R। चौथा सवाल था ये सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट्स वगैरह आप भी देते हैं, तो वेदर इस पे टीडीएस कटना चाहिए, वेदर इट इज ऑल्सो परक्विजिट और बेनिफिट ऑन अकाउंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। तो हमारा कहना है कि जरूर ये भी इट इज अ बेनिफिट, इट इज अ परक्विजिट, बट इसको अगर हम वो नेट में लाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, सारा कैश डिस्काउंट वगैरह के इस पे। वैसे भी आप उसको अपना इसमें अकाउंट कर ही लेते हैं, सामने वाला भी उसको अकाउंट कर लेते हैं। तो वी हैव हेल्ड की देयर इज नो नीड फॉर एनी टीडीएस ऑन दिस, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेनिफिट एंड परक्विजिट फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 194R। अलग इसमें हो सकता है, लेकिन 194R के लिए परक्विजिट नहीं माना है। अभी ये कुछ एक्सेप्शन है जहां पे वो देना है, डिडक्ट करना है, जैसे इंसेंटिव देते हैं आप कैश और काइंड में, कार, टीवी वगैरह, या फिर आप स्पॉन्सर करते हैं ट्रिप कोई रिसिपिएंट के रिलेटिव, रिसिपिएंट को और उनके रिलेटिव को। कुछ ये है जहाँ पे जो रिसिपिएंट है अगर वो कोई कारणवश उसको मिलता है तो कोई अलग बात है, नहीं तो उनको ये सारे टैक्सेबल हो जाते हैं एज परक्विजिट। व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड फ्री टिकट फॉर एन इवेंट, तो समझो आईपीएल के दे दिया आपको या अरिजीत सिंह के प्रोग्राम के दे दिए, तो इवन दैट विल कम अंडर दिस परक्विजिट फॉर 194R। फ्री सैंपल हुआ, आप लोग जैसे कभी कभी
आप लोग तो नहीं देते होंगे क्योंकि आपके तो बहुत महंगा आइटम होते हैं, तो लेकिन जहां जहां फ्री सैंपल्स देते हैं, जैसे मेडिकल सैंपल देता है, अभी इसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि सैंपल अगर कंपनी को देता है या अपना डॉक्टर हॉस्पिटल को देता है, तो वो परक्विजिट हॉस्पिटल के हाथ में वो करेगा। और ये सब इलिस्ट्रेशन ही है, और काफी सारे सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे ये सेक्शन में आ जाए, तो केस टू केस बेसिस पे अपने को देखना पड़ेगा। अभी इनिशियल पीरियड है तो थोड़ा क्लैरिफिकेशंस और आते रहेंगे। और ये है इसमें अगर समझो बेनिफिट अगर इवन ओनर वापरता है या डायरेक्टर वापरता है, कंपनी नहीं वापरता है, और लेकिन वो लोग शायद बिजनेस प्रोफेशन नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट सोर्स ऑफ रिसीट है वो तो कंपनी या जो भी बिजनेस वाला की वजह से मिल रहा है, तो इट विल बी टैक्स डिडक्टेबल, TDS डिडक्टेबल रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर हु इज यूजिंग इट। अभी ये जो मैंने पहले आपको शायद बताए थे, ये वैल्यूएशन कैसा करना है। आप बोलेंगे मैंने उनको कुछ ऐसा कुछ ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया तो उसकी वैल्यूएशन, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू जो आप खर्चे कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो होगा वो लेना है। और फिर अगर आपको परचेज प्राइस मालूम है तो परचेज प्राइस के हिसाब से, अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो वो अपना कस्टमर से आप क्या लेते हैं उसी रेट के हिसाब से उनको ये करना पड़ेगा, उनका TDS डिडक्ट करना पड़ेगा उस पर। GST इंक्लूड नहीं करना है, जब भी आप इसका बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे तो GST को इंक्लूड नहीं करना होगा आपको। दूसरा ये एक सवाल थे, एक्चुअली ये कुछ चीजें आपको लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके कोई कंपनियां शायद ब्रांड एम्बेसडर्स को करते होंगे, शाहरुख खान को लेते होंगे या ऋतिक रोशन को लेता होगा या गांगुली को लेते या महेंद्र सिंह धोनी, तो ये लोग का ये सिचुएशन में उनको जब आप कोई ज्वेलरी वापरने देते हैं या कोई आइटम वापरने देता है एंड आप उसको वापस ले लेते हैं तो इट इज नॉट TDS डिडक्टेबल। लेकिन अगर उनको ही रखने देते हैं तो उसमें आपको उसकी वैल्यू लेके आपको उसको 194R डिडक्ट करना पड़ेगा। अभी ये एक काफी जैसे CHS है आपके, शायद एक्सपोर्ट्स होते होंगे या कहीं अलग अलग जगह पे आपकी अंगड़िया के हिसाब से जाते होंगे, या ऐसे सब चीजों में ये इंसिडेंट आ सकता है। इवन कंसल्टेंट जो है, टैक्स कंसल्टेंट हुआ या कहीं भी हुआ, तो हमारा ये है कि अगर कंसल्टेंट के नाम पे बिल आता है और आप उसको पेमेंट करते हैं तो इसमें वो TDS कटना चाहिए। लेकिन अगर आपके कंपनी को बिल कर रहा है जो भी है, और कंपनी अपने GST जो भी इसमें उसके बेनिफिट भी वो लोग क्लेम कर रहा है, तो इस सिचुएशन में व्हेन इट इज अ प्योर रीइंबर्समेंट आपको इसको 194R में डिडक्ट नहीं करना चाहिए, डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। और अभी सर्कुलर नंबर 18 जो बाद में आया था तो प्योर एजेंट के बारे में जिक्र किया हुआ है कि जहां पे प्योर एजेंट करके आप काम करें, जैसे आप जैसे CA हो गया या लॉयर हो गए और आपने कंपनी के लिए एक स्टैम्प पेपर खरीद लिया या फ्रैंकिंग करवा दिया, तो उसमें आपके बिहाफ में वो खर्चा कर रहा है, तो उसमें हम आपको TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज डूइंग इट एज अ प्योर एजेंट। एंड अगर ये TDS इज डिडक्टेड, अभी ग्रॉस अमाउंट पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो सर्कुलर नंबर 18 आया था बात के, तो उन्होंने बोला है कि अगर ये ग्रॉस अमाउंट पे आप ऑलरेडी 194C या 194J, 194C यानी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, या 194J जब प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस होता है, अगर आपने ऑलरेडी वहां पे TDS डिडक्ट किया है तो फिर 194R में इसमें वापस दोबारा कोई TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी ये है डीलर्स कॉन्फ्रेंस। आप लोग कभी कभी कॉन्फ्रेंस अरेंज करते होंगे, आपके जो डीलर्स है या एजेंट्स है या जो कस्टमर्स है, तो इसमें हमने बोला है कि अगर नए प्रोजेक्ट कोई लॉन्च कर रहा है या आपके कोई प्रोडक्ट है
जिसके बारे में जिसकी खूबी आपको बताना चाहते हैं, ऐसे कोई मीटिंग्स है जो बिजनेस से कंप्लीटली रिलेटेड है, तो उसमें फिर 194 आवर लगाने की जरूरत नहीं है। एंड इस सिचुएशन में उसको 194 आवर में ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने के लिए है या ऐसे कोई इसके लिए है, तो फिर उस पर 194 आवर लगेंगे। अभी इसमें अगर आप समझो कॉन्फ्रेंस में लेके जाते हैं और उसमें फिर आप उसको और एक प्लेजर ट्रिप के लिए लेके आते हैं साथ में, बाद में कहीं यूरोप घुमा दिया या उधर आजू बाजू में आपने घुमा दिया उसको, तो वो खर्चा जो है उस पर 194 आवर लगेंगे। फिर अगर फैमिली मेंबर को भी आप दे रहे हैं कोई बेनिफिट उनका सामने वाले का, तो उसमें भी वो एलिमेंट पे 194 आवर लगेंगे। फिर पहले ये था कि अगर वो डीलर वगैरह 1-2 दिन पहले आ जाते या 1-2 दिन बाद तक रुक जाते, तो उस पीरियड जो बियॉन्ड द कॉन्फ्रेंस डेट है, कॉन्फ्रेंस डेट के अलावा जो डेट है, उसको भी 194 आवर में एज एन इंसेंटिव माना जाएगा, एज अ बेनिफिट माना जाएगा। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई 2 चीजों पे किया है कि एक तो एक दिन इस तरफ और एक दिन उस तरफ उसको इंसेंटिव नहीं माना जाएगा, ओवर स्टे उसको आप निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर एक ग्रुप में है, अगर कोई का किसी लोगों का सवाल, कुछ लोगों का सवाल ये था कि हम ग्रुप में कोई दे रहा है कोई बेनिफिट, साथ में हमने चलो उसको एक बस में लेके गए या ऐसे कुछ जो ग्रुप में, तो आपको इंडिविजुअली तो मैं खर्चा एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आपको कितना दे दिया। समझो आप लोग साथ में 10 जन जा रहे हैं, 10 जन 2 गाड़ियां हायर कर दी, एक मर्सिडीज हायर कर दिया, एक छोटा सा गाड़ी हायर कर दिया, तो मर्सिडीज का ज्यादा खर्चा होगा। तो इसमें आपको वो बेनिफिट एग्जैक्टली डिवाइड करने के लिए कौन से पर्सन के नाम पे कितना डिडक्ट करना है वो आपको अंदाज नहीं लगेंगे। तो हमने ये बोला है कि ऐसे सिचुएशन में यू कैन चूज नॉट टू क्लेम दैट एक्सपेंस। आप मतलब उसको डिसअलाउ खुद ही कर दीजिएगा, जैसे हम लोग 40A IA में करता है। और उसमें क्या होगा कि आप वो जो 201 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, जो हमारे 201 इज एसएससी इन डिफॉल्टर, यानी अगर समझो वही मैंने आपको पहले बताया था कि समझो आपने सामने वाले का टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, तो उसको आपकी लाइबिलिटी माना जाएगा, उसके ब्याज और वो जो अमाउंट है आपसे रिकवर करेगा। तो ये सिचुएशन में अगर आप क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि आप बराबर उसको किसको कितना इनकर किया है पता नहीं लगा सकते, तो ये सिचुएशन में यू कैन चूज नॉट टू क्लेम दैट एक्सपेंस। फिर आपको 201 से बच जाएगा एंड 194 की लाइबिलिटी बनेगी। अभी ये बताया था कि अभी कभी कभी ये हो सकता है कि आपने उनको एक समझो डायमंड दे दिया और उसके और फिर उसके साथ 1 लाख कैश दे दिया, तो आपका जो उसकी जो टीडीएस है वो 1 लाख से ज्यादा हो गया। समझो उसके वैल्यू के हिसाब से टीडीएस जो 10% डिडक्ट करना है वो 1 लाख से ज्यादा हो गया, तो आप कैसे क्या करेंगे? तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि यू शुड एंश्योर कि सामने वाला वो एडवांस टैक्स उस पर भर देता है एंड वो अपना एक डिक्लेरेशन अलॉन्ग विथ एडवांस टैक्स की चालान आपको दे देंगे। तो वो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की, मतलब टीडीएस जितना हो सकता है उतना डिडक्ट करें, या वो उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है वंस ही हैज पेड टैक्स ऑन दैट अमाउंट। और ये साल हमारे जो 26Q करके स्टेटमेंट होते हैं उसमें वो प्रोविजन लाया गया है कि जहां पे आप ये डिस्क्लोजर दे सकते हैं। और उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी इसमें लाया है कि सर्कुलर नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 5 में, अगर समझो आप उनको एक गाड़ी देते हैं सामने वाले को, तो गाड़ी का अगर उसने पूरा वैल्यू पे उन्होंने इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन में इनकम बता दिया है, तो फिर वो उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। यू कैन इंक्लूड इट इन हिज डेप्रिशिएबल एसेट एंड क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दैट। अभी जैसे मैंने बताया 20,000 से कम रहेगा बेनिफिट किसी को, तो आपको 194 आवर डिडक्ट करने की जरूरत है। अभी ये लिमिट का कैसे आपको डिटरमाइन करना है, क्योंकि आपको जैसे बताया था ये सेक्शन आया 1 जुलाई 2022 में,
तो उन्होंने तो हम लोगों ने बोला ठीक है 1 जुलाई के बाद जो है वो पेमेंट्स पे ही आपको करना है, लेकिन जो 20,000 वाला लिमिट है उसके लिए आपको 1 अप्रैल से देखना है। समझो आपने 1 अप्रैल से उसको ऑलरेडी 18,000 का कुछ दे दिया बेनिफिट, तो यहाँ पे अगर आपने 3,000 का भी दे दिया तो फिर वो लिमिट के ऊपर चले गए, तो आपको टीडीएस लिमिट के ऊपर वाला जो अमाउंट है उस पर डिडक्ट करना होगा। अब ये तो एक जनरल सवाल था कि मतलब आप लोग तो शायद नहीं लागू होंगे, एम्बेसी हाई कमीशन वगैरह का जो पेमेंट है, पेमेंट या उनको जो खर्चे हैं उस पर डिडक्ट नहीं करना, बिकॉज अंडर दैट यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेज का जो सेक्शन है। अभी एक और सवाल आया था, जो सर्कुलर नंबर 18 में ज्यादातर सवाल का जवाब ये था जो पिछले वाले में एड्रेस कर दिया था, एंड कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन लोगों ने मांगे थे। एक एडिशनल सवाल आया था कि जो बोनस शेयर राइट शेयर जो कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, दूसरे का नहीं, जो लिस्टेड कंपनीज है उसके जो लिस्टेड कंपनीज है उसको बोनस शेयर अगर सबको इश्यू करते हैं बोनस राइट, तो उसको इंसेंटिव करके नहीं माना जाएगा, एंड वो 194R के तहत तो कोई टीडीए डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है जो इश्यूइंग कंपनी को। ये अभी ये 194R के हो गए, ये 194IA की एक ये आ गया है, आई थिंक गलती से शायद इसके बीच में आ गया। फिर भी मैं जब आया है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 194IA जो आप प्रॉपर्टी परचेस कर अपना परचेस करते हैं, जो कंसिडरेशन सामने वाले को देना होता है, पहले ये था कि वो 1% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू पे आपको डिडक्ट करना था। अभी नया अमेंडमेंट आ गया है जहां पे आपको स्टैम्प ड्यूटी जो भी हायर है उस पे टीडीए डिडक्ट करना। ये 194IA का है, तो आर से नहीं कंफ्यूज करना। आर में जितना जो भी क्लैरिफिकेशन वगैरह था ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। बाद में सवाल क्वेश्चन आंसर में जितने हो सकते हैं हम भी ले लेंगे, या फिर चैट बॉक्स में देख लेते हैं, या फिर ईमेल और मोबाइल के जरिए हम और भी कुछ सवाल होगा 194R में। तो काफी सवाल उठने की संभावना है, तो बहुत ही क्लियर नहीं है, एंड हो सकता है आप देखेंगे तो हर जगह लागू हो सकते हैं ऐसे आपको लगेंगे, एंड बिकॉज आई टोल्ड यू अबाउट द टीडीएस, तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो। अभी ये एक सेक्शन आया था, इसको पिछले साल लाया था 206AB 206AB एंड 206CCA। तो इसमें क्या है कि अगर स्पेसिफाइड पर्सन यानी जिसने रिटर्न नहीं फाइल किए पिछले 2 साल, तो उसका और एग्रीगेट टीसीएस इन केसेस 50,000, तो वो आपको टीडीएस जो उधर स्पेसिफाइड है, जैसे यहाँ पे सेक्शन 194R में 10% था, वैसा उधर स्पेसिफाइड है उसकी डबल या डबल द रेट इन फोर्स। रेट इन फोर्स यानी जो भी टैक्स रेट होगा उस समय उसकी जो रेट है, या रेट ऑफ 5%, जो भी हायर है उस पर आपको टीडीए डिडक्ट करना है उनका। इसमें और एक सेक्शन है 206A है शायद, ए है या AC है, जहां पे वो पैन कोड नहीं करता है तो भी ये करना है। तो इस पे आपको उनको वो हायर रेट पे टीडीए डिडक्ट करना है, लेकिन नॉन रेसिडेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। और कोई पेमेंट जैसे 192 है सैलरी का हुआ, 194B हो गया, IA हो गया, LBC हो गया, ये अलग अलग सेक्शन है जो टीडीएस की डिडक्शन है, उस पे लागू नहीं होता है। ये तो मैंने जो 2022 में ये जो सेक्शंस 2 सेक्शन लाए थे 194R और S का नीचे होगा अपना ये जो अमेंडमेंट्स लाए, अमेंडमेंट की भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो एक तो ये जैसे मैंने आपको बताया 2 years रिटर्न नहीं फाइल करेंगे उसको स्पेसिफाइड पर्सन मानने का वो 1 year कर दिया, एंड जो हायर रिडक्शन नहीं करना है उसमें कुछ और सेक्शन लाए 194I, IPM। ये जनरली ऐसे सेक्शन है जहां पे इंडिविजुअल HUF वगैरह जो है वो डिडक्ट करना होता है। तो उसमें हम लोग का ये था कि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कम होना चाहिए, जैसे 194IA हुआ, बहुत सारे लोग इंडिविजुअली होते हैं जो पेमेंट करते हैं, तो हमारा ये था कि उसको कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट कम होना चाहिए,
तो वो हमने उस अमेंडमेंट में लाया कि ये सेक्शंस में एप्लीकेबल नहीं है 206 AB और CC। अभी ये जो आपको स्पेसिफाइड पर्सन कैसा जानना है वो आपको एक हमारे जो ट्रेसेस पोर्टल में आपको एक सुविधा दिया गया है। जो भी आपके जो ऑथराइज पर्सन है जिसको क्रेडेंशियल्स है हमारे यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, वो लॉगिन करके वो चेक कर सकते हो सामने वाले का डिटेल्स डाल के वेदर ही इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, एंड उसमें फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको TDS हायर रेट पे जो भी लगना है वो ये करना है। तो जो ये भी उसी की कंटिन्यूटी है कि प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ एंटिटीज व रजिस्टर्ड जो भी उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है वो लोग सर्च करके करते हैं। और कोई अगर कोई और ये है तो हेल्प सेक्शन है ट्रेसेस में। ये 194Q भी पिछला साल आया हुआ है। इसमें इसका ये 194Q आने के बाद मुझे लगता है लगभग काफी लोग इसके नेट में आ गए, और खास करके आप लोग के जो रॉ मटेरियल है एंड फिनिश गुड्स है जिसकी बहुत ही ज्यादा कीमत होते हैं, ये 50 लाख की लिमिट तो इजिली क्रॉस कर लेते होंगे। तो यहाँ पे ये है कि 194Q के हिसाब से जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू हुआ था, उसमें आपको 0.10% डिडक्ट करना है अगर आप किसी से कोई खरीदता है कोई रॉ मटेरियल, जैसे डायमंड हुआ या गोल्ड हुआ या जो भी आपकी ये है या फिनिश कुछ जो भी लेंगे 50 लाख के ऊपर अगर वो है तो 0.1%, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है लेकिन कंप्लायंस के लिए 0.1% 50 लाख के ऊपर आपको डिडक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे बायर की डेफिनेशन में ये है कि अगर आपकी टोटल टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो ही आपको उस करना है। एक फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ऊपर है तो आप यू विल बी कंसिडर्ड एज अ बायर फॉर दिस पर्पस एंड आपको डिडक्ट करना है। तो ये 194Q आप लोग को तो मेरे हिसाब से सबको लागू होगा, एंड इट्स अ स्मॉल अमाउंट बट यू हैव टू एंश्योर अमाउंट इज डिडक्टेड। 40 IA में तो फिर बहुत बड़ा अमाउंट ये हो जाएगा अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करेंगे तो। अभी एक वहां पे एक सेक्शन है TCS में 2061H जो इसके इक्वलेंट है। वो TCS यानी आप जब आप सेलर है, आप कुछ बेच रहे हैं तो उनसे कलेक्ट कर लेते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो वहां पे लेकिन वो आइटम सब डिफाइंड है, जैसे तेंदू लीफ हुआ, लिकर हुआ, कुछ काफी सारी चीजें हैं जो उधर है। वो सेलर की ड्यूटी है, 194Q बायर की ड्यूटी है। तो उन्होंने सब कुछ का ये था कि बायर करना चाहिए या सेलर करना चाहिए। तो इसमें हमारा ये है कि बायर का अगर लागू बनता है तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिडक्ट करने के लिए। देन 206C1H विल नॉट अप्लाई। अभी ये उसी सेक्शन का थोड़ा सा एलेबरेशन है कि कितना ये करना था कि 0.1% डिडक्ट करना था उधर भी 206 में भी। जैसे टिम्बर हुआ, टेंडू लीव, स्क्रैप, मिनरल्स TCS में कवर होते थे, और TCS इंपोर्ट ऑफ गुड्स में लगता नहीं था। एंड ये उस समय भी 10 करोड़ के ऊपर जिसका टैक्स अपना जिसका टर्नओवर था उसी की लायबिलिटी थी। एडवांस में भी लगते थे, एडवांस पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स आल्सो। ये दोनों हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये 194Q जो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड 206C1H सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। लेकिन जहां पे ये क्लैश होंगे तो जहां पे आप दोनों लागू हो सकते हैं उसमें 194Q की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज मोर स्ट्रेस इज ऑन द बायर डिडक्टिंग TDS देन द सेलर कलेक्टिंग इट। अभी ये मैंने जो बताया था आपको 194S ये भी इस साल आए हुए हैं। ये है आपकी जो फंजिबल टोकन हुआ, बिटकॉइंस हुए,
जो आप सेल करते हैं, अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की लाइबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने का। एंड उसमें सर्कुलर 16 ऑफ 2022 जो बाद में है, तो उसमें भी एक सर्कुलर आए थे। उन्होंने बोला कि जब आप एक्सचेंज के जरिए करते हो तो एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करना, आपकी नहीं है। लेकिन अगर आप बायर और सेलर डायरेक्ट है तो जो भी बायर का होगा उसको टीडीएस की लाइबिलिटी, टीडीएस काटना चाहिए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें एक और ये था जो प्रोबेबिलिटी था कि दोनों इन काइंड कर रहे हैं, तो उसमें फिर इंश्योर करना चाहिए कि जो भी अपने दोनों में जो वैल्यू है उसमें टीडीएस डिडक्ट हो जाए। दोनों जो बायर और सेलर दोनों, एक केस में सेलर बन जाएंगे, एक केस में बायर बन जाएगा, तो उसमें वो टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। मैंने एक्चुअली आज उसी सेक्शंस पे ज़्यादा जोर लगाया जो पिछले 2 साल से आए हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस और काफ़ी सारे जानकारी लोगों को नहीं मिले हुए हैं अभी तक, मतलब ग्रे एरिया काफ़ी है। तो आप आई एम श्योर कि आप लोग को काफ़ी सवाल होंगे, क्योंकि आजकल टीडीएस कंप्लायंस इवन पोर्टल पे, ट्रेसिस के पोर्टल पे थोड़ा डिफिकल्टी है। हम खुद भी एज टीडीएस ऑफिसर्स वी आर नॉट एबल टू हेल्प मेनी पीपल बिकॉज एंटायरली it is system based now, traces. The role of AO is very less, so many a times we are not able to help in many matters, but I am sure whatever problems are there, you can either abhi chat box mein agar koi aata hai, I'll be able to redress it, and then I will try to. Otherwise you can send it to my email, and ईमेल है मेरा, ये व्हाट्सएप है 9969234623 में। यू आर ऑलवेज वेलकम टू गिव योर क्वेरीज, एंड आई विल ट्राई टू एंश्योर कि it is redressed. My presentation presently is over on these new sections. Now if there is any questions regarding that, I think you have the chat box. If there is anything Sir, which Q&A में questions आ रहे हैं, thank you so much. हाँ, कुछ सवाल है। मैथ्यू सर थैंक यू सो मच। राहुल आप क्वेश्चंस को लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास में Q&A में आ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि जो भी प्रश्न आप लोगों को मेंबर्स के मस्तिष्क में, दिमाग में अभी इस वक्त है, आप चूंकि यहाँ पे अथॉरिटी आपके सामने है, तो आप निश्चित तौर पे अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें। तो सर अभी ये फोरम जो है सभी मेंबर्स के लिए ओपन है, और सर खाली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर स्लाइड्स को आप इस रिमूव कर देंगे तो मेंबर्स यहाँ पे रूबरू होकर के अपने प्रश्न लोगों के दिखाई पड़ेंगे, और हम फिर एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो राहुल जी आप प्रश्नों को अब सर के सामने रखें। जी जी जी, ये Q&A बॉक्स में आएंगे प्रश्न जो है। जी हाँ, Q&A में जी। और भी आप एज ए कंसल्टेंट आपके पास भी कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित तौर पे इस फोरम का उपयोग करें, जिससे कि आपके माध्यम से जो बेनिफिट्स हमारे मेंबर्स को मिल सके, जो मेंबर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हम इंतजार कर रहे हैं Q&A और चैट बॉक्स में जैसे प्रश्न आएंगे, तब तक मेरा एक सवाल है मैथ्यू सर से, सुनिए मैथ्यू सर से। सर अब जैसे कि क्लैरिफिकेशन आया है कि हम अगर कोई कॉन्फ्रेंस या डीलर कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं और उसमें अगर हम एक व्यक्ति का बेनिफिट, क्योंकि उसमें मान लो 50 लोग होंगे, तो एक व्यक्ति का बेनिफिट 30,000 से ऊपर होगा या नहीं होगा, ये हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो सर्कुलर बोलता है कि आप खुद से उसको डिसअलाउ कर दीजिएगा खर्चे को। अब सर एक सवाल ऐसा है कि जब 40AI या 40AI में पर्टिकुलरली हम जाते हैं AI में, तो वहां पर डिसअलाउंस का लिमिट है 30% का। तो क्या हम इसमें भी 30% ही डिसअलाउ करें या पूरा 100% डिसअलाउ करना होगा? यहाँ पे जहाँ जब अभी तक का क्लैरिफिकेशन है 100%। जी। कोई ये नहीं आया कि कोई सर्टेन परसेंटेज करे जैसे 40IA में,
So at present we cannot equate it with the percentage With the even in 40 percentage. IA. ओके, अंडरस्टैंड सर, क्योंकि एक व्यू थोड़ा ऐसा दूसरा उसमें ये भी आ रहा था कि मान के चलो अगर कोई एसएससी टीडीएस ना भी करता और उसका अगर असेसमेंट होता है जो 194R उसी कैटेगरी में बैठेगा तो भी डिसअलाउंस का लिमिट 30% ही होगा। तो फिर एक सर्कुलर के तौर पे आप उस डिसअलाउंस का लिमिट 30% से बढ़ा के 100% कर सकते हो क्या? पर जैसे कि आपने बोला सर, शायद ये भी वन ऑफ द मेनी ग्रे एरियाज रहेगा। Now here we are stressing more on the 201 कि भाई you will not be treated as a defaulter under section 201. एसएससी इन डिफॉल्ट। अभी ये थोड़ा है, मेरे पास भी अभी काफी सारे केसेस है जो 40 IA डिसअलाउंस वाले 201 में क्या करना है जरा अभी वो एक है एरिया ये है कि जैसे आप जानते हैं कुछ केस लॉस आपके फेवर में है कि 40 IA में डिसअलाउ कर देते हैं तो फिर 201 में क्यों इट शुड नॉट कम अंडर 201. So that is there. We have to see that. Pfizer में वो डिसीजन Pfizer वाला जी। और किसी मतलब प्रश्न हो तो प्लीज Q&A बॉक्स में जी। राहुल, Q&A में कई प्रश्न आए हुए हैं, अगर आपको दिखाई पड़ मुझे यहाँ पर दिखाई somehow नहीं दे रहे। तो सर मैं आपके सामने ये प्रश्न को रख रहा हूँ जी। जो हमारे मेंबर्स के प्रश्न आए हैं सर। तो पहला प्रश्न इसमें है, वी आर ऑलरेडी डिडक्टिंग टीडीएस ऑन रेंट पेड टू द स्टाफ एकोमोडेशन ऑन पेमेंट टू द प्रॉपर्टी ओनर, विल द सेम बी कंसीडर्ड एज परक्यूसिव टू द स्टाफ, डू वी हैव टू पे टीडीएस ट्वाइस? नहीं, सैलरी वाले में नहीं कवर होता है जो भी मतलब एम्प्लॉयज है भाई। राहुल, दैट इज राइट ना? बिकॉज़ I would like your assistance also because I am and you are on the पगार वालों पे लागू नहीं होता है। Sir, now that is the view. Again, that is one of the other areas because 194R particularly बोलता है कि जिसको बेनिफिट मिल रहा है, it should be in the course of that residence or that person's business or profession. अब बिजनेस और प्रोफेशन में एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड नहीं होगा, ये व्यू लिया जा रहा है। क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन वुड टिपिकली मीन कि जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जो इनकम का हेड है उसी में अगर सामने वाले की इनकम टैक्स हो रही है तो ही टीडीएस या 194R का प्रोविजन ट्रिगर होगा। एंड इस प्रश्न के लिए मिथिलेश जी, इन एनी केस मेरे पास एक पुराना सर्कुलर है सीबीडीटी का इशू करा हुआ जो कि बोलता है कि सेम एक्सपेंस पर अगर आपने किसी एक प्रोविजन में टीडीएस कर चुके हो तो दोबारा टीडीएस करने की जरूरत नहीं। ओके, फाइन, वो भी है। तो डबल टीडीएस नहीं होगा उस पे। तो सर हम दूसरे प्रश्न पे जाते हैं जो किसी और मेंबर ने पूछा हुआ है, 194QRW 206C, उसके लिए पूछ रहे हैं, व्हाट इफ बायर इज लायबल बट नॉट डिडक्टेड टीडीएस, देन लायबिलिटी टू कलेक्ट टीसीएस विल बी अराइज ऑन सेलर? ये we'll have to see because अगर दोनों लागू होता है, अगर दोनों लागू नहीं होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों लागू होता है तो what will do, राहुल? What do you think we will be doing? सर इसमें एक मेरा एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल, अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखोगे तो पहले इनवॉइस आएगा, उसके बाद पेमेंट होगा। एंड आई एम फॉर अ मोमेंट एक्सक्लूडिंग सिचुएशन जहां एडवांस पेमेंट हो रहा है, पर पहले इनवॉइस आएगा और फिर उसके बाद पेमेंट होगा। तो अगर इनवॉइस में आपका टीसीएस, बिकॉज सिक्वेंशियली पहले टीसीएस लग के आएगा अगर इनवॉइस में अगर वो उसमें नहीं हुआ तो टीडीएस अपने आप फिर ट्रिगर होगा। अगर टीसीएस भी नहीं हुआ और टीडीएस भी नहीं हुआ देन इट विल बी अ डिफॉल्ट। अब सर प्रैक्टिकली और लीगली तो दोनों एक्ट प्रोवाइड्स इक्वल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बोथ। अब आप दोनों के पीछे मतलब ऐसे सीन डिफॉल्ट मानोगे या सिर्फ एक को मानोगे, उसमें सर आपका थोड़ा व्यूज विल बी हेल्पफुल। I'll take it up with my seniors
because this Sure. is a issue which थोड़ा हम लोग जनरली वो नहीं करते कि भाई पहले डिफॉल्टर नहीं माने लोगों को, we expect Correct. compliance. Correct, तो correct, correct, ये sir. देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन है, बिकॉज जैसे राहुल जी ने बताया फर्स्ट फिगर सेलर के पास आता है, तो I'll take it up. I might not be able to address it today. ओके सर, तो सर हम दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। उसमें मेंबर्स हमसे पूछ रहे हैं कि इफ ए डायरेक्टर विजिट्स एनी अदर लोकेशन along with family members, then will the section bill attracted? एक्चुअली इसमें वो थोड़ा सा ये है, ब्रदर डायरेक्टर वो सैलरी ड्रॉ करता है कि एज अ प्रोफेशनल उसके 194 जे में जा रहा है क्या सी में जा अपना ए में इसमें जा रहा है 192 में? सर एग्जैक्टली मुझे लगता नहीं कि वो इस चीज को वहां तुरंत हमें बता पाएंगे, नहीं, तो अगर दोनों मैं- को थोड़ा सा आप उस पर थोड़ा सा लाइट थ्रो कर दें तो बेटर एक रहेगा, बार- तो ऑडियंस समझ पाएंगे। राहुल एक बार जी, मैं आप- कोशिश करता हूँ सर थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम करने को, उसमें फिर आपके व्यूज जान के थोड़े फिर मैं मेरे भी व्यूज उस पर बताता हूँ कि सर टिपिकली ये अगर होता होगा दैट कोई कंपनी अगर डायरेक्टर का एक्सपेंस बेयर कर रही है किसी फॉरेन ट्रिप के लिए, और उस फॉरेन ट्रैवल में डायरेक्टर के साथ साथ में उनकी फैमिली मेंबर्स भी है जिसका भी एक्सपेंस कंपनी ने बेयर किया हुआ है, तो वेदर दिस विल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट और 194 आर का ट्रिगर होगा क्या इसमें, और टीडीएस करना पड़ेगा क्या? इसमें वही है कि एक डायरेक्टर एक्चुअली वो सैलरी करके है तो नॉर्मली उसके हाथ में ये नहीं होता, बट नाउ सिंस दिस इज फ्लोइंग टू हिज फैमिली मेंबर एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू हिज एम्प्लॉयमेंट, और अभी बट देन वेदर द डायरेक्टर हैज बिजनेस और प्रोफेशन, जैसे आपने बताया था ना, ये भी थोड़ा सा है। व्हाट इज योर व्यू? आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज़ आई फील कि दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। टीडीएस डिडक्ट तो होना चाहिए क्योंकि फैमिली मेंबर्स के खर्चे तो it will be a benefit in the normal course, but since at the first level we check it at the first level when it is not triggered, तो फिर जी सर, so मैं मे बी माय 2 सेंट्स इन दिस सर, मेरे व्यू में अगर इंटेंशन देखें लॉ का, तो इंटेंशन ऑब्वियसली यही है कि इस ये टीडीएस अगर लाया क्यों गया, एक स्टेप अगर पीछे लेते हैं, ये टीडीएस लाया क्यों गया। अब आम तौर पे ये जो बेनिफिट एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये डायरेक्टर को बेनिफिट मिला है, जो उनके फैमिली मेंबर्स के खर्चे भी कंपनी ने बेयर करे हुए हैं ट्रैवल के, आइडियली वो डायरेक्टर के इनकम में होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट और बेनिफिट एज परक्विजिट्स, एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज, करेक्ट। अभी एम्प्लॉयमेंट में तो कंपनी टीडीएस उस हिसाब से परक्विजिट वैल्यू करके टीडीएस कर देती थी 192 में, पर अगर डायरेक्टर मान के चलिए कि एम्प्लॉय नहीं है और प्रोफेशनल फीस ड्रॉ करते हैं या जी, तो जनरली ऐसा ये था कि ये कभी पकड़ में ही नहीं आते थे या कभी सरफेस नहीं होते थे, क्योंकि ये पता ही नहीं पड़ता था कि ये बेनिफिट मिला है इस डायरेक्टर को। तो उस कारण से उसका ट्रेल क्रिएट करने के लिए 194 आर लाया गया है। तो इंटेंशन वाइज देखें तो सर्टेनली इस पे 194 आर लगना चाहिए एज अ प्रोफेशनल। The only problem जी, पर सर अभी इसमें सिर्फ एक है कि अगर मैं टेक्निकल लेटर पढ़ूं तो वो बोलता है कि इन द कोर्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन और बिजनेस, और जैसे आपने भी बोला कि ये बेनिफिट एक्चुअली डायरेक्टर को नहीं हो रहा है, उनके फैमिली को हो रहा है, तो वेदर आई कैन actually read it literally to say that it is not a benefit to the director and therefore 194 R should not trigger. ये हालांकि सवाल we can seek a clarification on this also. जी सर, पर एटलीस्ट इंटेंशन अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से टीडीएस होना चाहिए। आई होप ये सवाल वही है, दोनों हिसाब से सैलरी में परक्विजिट में आ जाएगा जी, एंड अगर वो प्रोफेशनल करके है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के हिसाब से 194 आ जाएगा जी। तो सर एक और भी प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। एग्जैक्टली आपने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया कि डबल टीडीएस का प्रावधान नहीं है, फिर भी मैं इस प्रश्न को पढ़ देता हूं, अगर आपको लगता है कुछ इसमें आपको और भी इनपुट देना है तो आप निश्चित तौर पे उस पे अपने कमेंट दे सकते हैं। उसमें लिख रहे हैं, सर वी आर ऑलरेडी डिडक्टिंग टीडीएस ऑन रेंट पेड टू द स्टाफ अकोमोडेशन ऑन पेमेंट टू द प्रॉपर्टी ओनर, विल द सेम बी कंसिडर्ड एज परक्विजिट टू द स्टाफ, डू वी हैव टू कट टीडीएस ट्वाइस?
नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी, अच्छा अच्छा, ये अभी नहीं, क्वेश्चन अलग ये अलग है, मेरे अलग ये हिसाब हो से गया। थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हाँ। जी जी अ, अगर देखे तो ये दो दो अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं। मतलब एक है जो पेमेंट आप कर रहे हो लैंडलॉर्ड को, जिसके लिए 194I ट्रिगर होगा। अब आइडियली ये क्या है कि ये एम्प्लॉय ने पेमेंट करना था, पर कंपनी एम्प्लॉय के बिहाफ पे पे कर रही है, ठीक है। तो जो भी पेयर है उस हिसाब से जो 194I या IA वाले प्रोविजंस है उसमें टीडीएस का ट्रिगर होगा, क्योंकि एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट है विच इज अ सेपरेट स्ट्रीम ऑफ इनकम, वो 192 में अलग से कवर होगा। जो जो डबल टीडीएस प्रोविजन का प्रावधान मैं बता रहा था, वो ऐसे इंस्टेंसेस में था कि लेट्स से कि एक जैसे आप रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस देते हो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर के बिल पे, और उसमें वो जो भी उन्होंने खर्चे किए हैं, कोई फ्लाइट टिकट्स है, खाने पीने के इनवॉइसेस है, वो रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस बोल के आते हैं। अभी 194R बोलता है कि उस पर भी टीडीएस होना चाहिए, 194J भी बोलता है कि उस पर टीडीएस होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों प्रोविजन में नहीं होगा, एक ही प्रावधान में होगा, एक ही प्रोविजन में होगा। बट ये वाला जो सवाल है सर जी, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स दो अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में। ओके सर, हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। इसमें मेंबर पूछ रहे हैं, गोल्ड कॉइन परचेज फॉर एम्प्लॉय बाय कंपनी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, देन टीडीएस सेक्शन 194R इज एप्लीकेबल। तो उसमें फिर वो राहुल जी, ये पॉकेट में वो परक्विजिट ये ना आएगा ना? जी हाँ, ये 194R तो नहीं लगेगा, पर अगर आप एम्प्लॉय को फ्री गिफ्ट दे रहे हो तो उन एम्प्लॉय के इनकम में वो ऐड होगा, और 192 में 192 उसका में डिडक्शन है। उसका डिडक्शन होगा। मतलब आप जैसे सैलरी टीडीएस ऑन सैलरी करते हो, ये मान के चलो गोल्ड कॉइन उनको हम एम्प्लॉयर ने बोनस दिया है ऐसा माना जाएगा, और फिर वो 192 में उसका टीडीएस उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। ओके, हम सर एक प्रश्न और भी है जिसमें सर सॉरी मिथिलेश जी, इफ आई कैन जस्ट आस्क वन, एक कनेक्टेड सवाल है मेरे दिमाग में, और वो अगर हम मैथ्यू सर क्योंकि बेनिफिट है तो उनका व्यू ले लीजिए। तो सर अगर ऐसे सिचुएशन में ये होता है दैट मैं एम्प्लॉय को नहीं देता हूँ गोल्ड कॉइन, पर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को देता हूँ, किसी उनके चिल्ड्रन को या उनके स्पाउस को अगर गोल्ड कॉइन देता हूँ, ये मान के कि उनका भी बड़ा योगदान रहा है एम्प्लॉय ने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इतना सर्विस देने के लिए, तो फिर कैन आई से कि ये 192 भी नहीं होगा और 194R भी नहीं होगा? हम तो नहीं छोड़ेंगे 192 एसएससी के हाथ में, सैलरी वाले के हाथ में करेंगे कि बिकॉज उसको मिला है, उसके फैमिली वाले को भले आप उसको यू गिव द कलर ऑफ व्हाट वी से कलर टू द ट्रांजैक्शन। Anyway, sir, that's for us to debate in the hearing के टाइम। जी सर, सॉरी मिथिलेश जी, बट ये जस्ट एक कनेक्टेड सवाल था तो मैंने सोचा सर का ग्रेट, अच्छी बात है। जो भी डाउट्स हैं आपके भी अगर साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे तो मेंबर्स जो जुड़े हैं उनको भी काफी बेनिफिट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर उनके माइंड में आते हैं या ऐसी सिचुएशंस आती है तो एटलीस्ट उसको टैकल कर सके। जो हमारा मेन उद्देश्य भी है कि पोर्टल के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से हम लोगों तक जो है ये बेनिफिट्स पहुंचा सके। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम जाते हैं। व्हेन कंपनी अरेंजेस प्लेजर टूर फॉर इट्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग देयर फैमिली, whether section 194R is applicable, and if yes, how to allocate expenses among the members? नहीं, ये भी परक्विजिट्स में ही आएगा तो एज बिजनेस एंड प्रोफेशन तो नहीं आएगा अनलेस डायरेक्टर जो प्रोफेशनल करके ये कर रहा है। पर उसमें जो है सर थोड़ा सा if I may take the liberty to give a different view कि सर अगर मैं एम्प्लॉइज को जैसे रिक्रिएशन एक्टिविटी है उसको लेकर के जाता हूँ, अभी जैसे ऑफ साइट्स होते हैं या उसमें हम जब लेकर जाते हैं
सो दैट इज कनेक्टेड टू माय एम्प्लॉयमेंट, वो नेसेसरीली सर शायद परक्विजिट ना हो, मतलब it is to इट इज develop हाँ their develop their डेवलप जी। तो उस कारण से शायद ये 192 और 194 आर दोनों के भी if you can prove that way that it is to yes, for adding value जी of your employees which will जी contribute to your business, जी so it may be more factual, facts अंडरस्टैंड fact to fact पर देखना पड़ेगा हाँ सर, अपने को। मतलब मैं थोड़ा सा जनरली ये हिसाब से चल रहा हूँ, बिकॉज जनरली सारे एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को जब कोई लेकर कहीं जाएगा तो एम्प्लॉयर विल हैव some agenda, some motive, yeah. some agenda. Yes. जी सर। So that will be a case to case basis. We will have to see. Sure. Okay. Sure. Yeah. So how to know return filed by person or not? Is there any utility to check? अभी तो आपको एक्सेस मेरे हिसाब से नहीं है सामने वाला किसी का देखने के लिए। We have सर ये access. शायद 206 AB के हिसाब से प्रश्न हाँ, आ रहा होगा। वो तो आपको अभी हाँ, so if yeah सर, उसमें एक्चुअली ट्रेसेस पोर्टल में, इफ आई मे टेक दैट, कि ट्रेसेस पोर्टल में एक आपको यूटिलिटी है जहां पर आप देख पाते हो, मतलब एक इंडिविजुअल पैन का भी देख सकते हो और बल्क पैन का भी देख सकते हो, कि जहां पर आप उसमें देख सकते हो वो पैन अगर आप फीड इन करोगे तो उसमें सिस्टम थ्रो अप करता है कि वेदर ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, और अगर ये लेकिन वो सब लोग नहीं देख पाएंगे, only who is authorized. हाँ हाँ, मतलब हर एक के लॉगिन से देखने को मिलेगा। तो अब जैसे मेरा लॉगिन है और मैं अगर कोई मुझे पे कर रहा है मान के चलिए, तो फिर मैं अगर स्पेसिफाइड पर्सन हूँ, मेरा पैन जब डालेंगे उनके ट्रेसेस के लॉगिन में, तो वो अपने आप थ्रो अप कर लेगा या सिस्टम दिखा देगा कि ये स्पेसिफाइड पर्सन है, तो आपको टीडीएस डबल रेट से वहां से करना हो। मैथ्यू सर, प्रश्न हमारे पास में लगातार आ रहे हैं, अभी भी 5-7 प्रश्न आ चुके हैं, तो आपकी अगर परमिशन हो तो हम कंटिन्यू रखें इसको, अभी प्रश्न आपके सामने। हाँ, तो अगर मतलब ये है कि कुछ कुछ सवाल हम लोग इमीडिएटली एड्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव एडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम राहुल आल्सो बिकॉज़ तो हम प्रश्नों को कंटिन्यू रखते हैं। एक दूसरा प्रश्न है जो 206C, if seller had raised debit note for TCS but such TCS amount is not received from buyer, in such situation is seller liable to pay TCS from his pocket or should discharge only if he collect TCS from buyer? नहीं, उनकी लायबिलिटी है, उनकी लायबिलिटी कलेक्ट करना ही है, कलेक्ट करना ही है, नहीं तो सामान मत दो। Great. What's your view, Rahul? सर दैट विल बी अ लिटिल हार्श इन माय व्यू, क्योंकि सर ऐसा है कि कलेक्शन अल्टीमेटली ऑल सेड एंड डन, कलेक्शन मेरी लायबिलिटी है, एंड एडमिटेडली प्रावधान यही बोलता है कि ये मेरी लायबिलिटी है कलेक्ट करना, लाइक जीएसटी। पर अब ऐसा है कि अगर सामने वाला देगा ही नहीं या तो फिर मैं जेब से वो करना सर, और ये टिपिकल इशू आएगा मेरे हिसाब से बैड डेट्स वाली सिचुएशंस में, कि मतलब सामने वाले ने अगर पैसे दिए ही नहीं तो फिर मेरे हिसाब से सर एक बार उस पर भी क्लैरिफिकेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज ये बहुत सवाल जो है कि अगर मुझे ही पैसे नहीं मिले तो फिर मैं मतलब खुद की जेब से गवर्नमेंट को पे करूं, तो सर मेरा डबल नुकसान हो जाता है। Yeah, but this section was always there ना पहले भी। It was there, पर उसका सर स्कोप लिमिटेड था ना, मतलब पहले जैसे टीसीएस लगता था सिर्फ लिकर या कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को, 194Q की वजह से क्या हो गया कि हर एक सेक्टर, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर मुझे परचेज पे ये आने लगा है इशू। इनफैक्ट सर ऑन द सेम लाइंस 194R में भी जो है, जो सर्कुलर ने बोला है कि बैंक्स अगर डेट्स राइट ऑफ करता है तो टीडीएस नहीं लगेगा। अब इसका करोलरी ऐसे हम ऐसा मानना चाहिए कि अगर प्राइवेट कंपनी उसको राइट ऑफ डेट राइट ऑफ करती है तो फिर टीडीएस लगेगा क्या?
लगेगा। क्योंकि वो आई थिंक इंडस्ट्री काफी क्लैरिफिकेशन सीख कर रही थी, शायद उस सर्कुलर में तो इतना क्लियरली आया नहीं उस चीज पे। नहीं, प्रॉब्लम है कि इट कुड हैव बीन मिसयूज, दैट्स व्हाई राइट ऑफ आपस में ये करते रहेंगे। जी, So I don't think it will extend to private companies. श्योर, ओके ओके। सर I think we can take two, sir, three एक- more questions. 2-3 and more then close it. questions, yes. Yeah. एक 3 सवाल ले लेते हैं. Then they can send it over to me or you. Yes, certain, Or we can- certain. तो सर Sir, दूसरे प्रश्न पे हम जाते हैं। जी, उसमें प्रश्न है, व्हाट अबाउट गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स इन काइंड वेयर डायरेक्टर प्रोप्राइटर्स इज द ब्लड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉय? नहीं, वो तो अभी वो जो रिलेटिव है वो तो बिजनेस तो नहीं कर रहा ना। तो वो यस आई विल एग्री सर, मेरे हिसाब से भी वो बिजनेस मतलब सामने वाले के इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन होना जरूरी है। और वही क्लेम भी तो करेंगे नहीं ना, जी रिलेटिव ने जी। अगर उसको फैमिली मेंबर को गिफ्ट जी। दिया है। जी जी जी, वो क्लेम भी नहीं होगा और ऐसे भी नहीं होगा। आई थिंक अगर इसको थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट देखा जाए कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ही अगर गिफ्ट हो रहा है, वो तो फिर लगेंगे। यू नो इफ दे आर रिलेटेड then how should it रिलेटेड really होगा apply? तभी once it is on account of business and profession Correct. तो लगेगा। Correct. ये नहीं है। करेक्ट। ओनली थिंग इज दैट वो थोड़ा सा सर फैक्चुअली फिर काफी ये रहेगा कि आप मतलब जैसे भी डिपार्टमेंट के साइड से या एसएससी के साइड से कैसे प्रूव करेंगे कि ये कोर्स ऑफ बिजनेस वाला गिफ्ट है या ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला गिफ्ट है। नहीं, जो बिजनेस एक्सपेंस करके क्लेम करेगा तो देन तो फिर आप बोल रहे हो कि वैसे फिर उस हिसाब से अपने आप को वी विल हैव टू एग्जामिन इट इन दैट सिचुएशन। और 2 सवाल मिथिलेश जी शायद आप म्यूट पर हो। म्यूट है। सर एक सजेशन आया हुआ मेंबर से जो कि पॉलिसी सजेशंस है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये अप्रोप्रिएट होगा, फिर भी मैं आपको जस्ट क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आया है तो हम आपके सामने रख देते हैं। मेंबर से एक रिक्वेस्ट है, we request to keep one provision either TDS 194Q or TCS 206C for the sale and purchase of goods. It is creating lots of confusion between buyers and seller, especially when dealing with MSME sector. तो सर आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने सर के सामने इस बात को रख दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे पॉलिसी डिसीजंस डेफिनेटली ये और भी प्रॉपर फोरम में रिप्रेजेंट करने की दरकार होगी। लेकिन जो 206 की प्रोविजन है ना, काफी कम चीजों पे लागू होता है, सारे इस पे नहीं है। नहीं सर, जो 1H आया हुआ है 1H इज वेरी वाइड, वो लगभग सभी इस पर लागू। जो पहले था 206C जो 1H से पहले था वो सिर्फ लिकर या ऑटोमोबाइल सेल्स ऐसे कुछ चुनिंदा चीजों पे लागू था। अब जो 1H आया हुआ है वो इट इज एकदम मिरर इमेज है 194Q। ओके, आई विल हैव टू चेक ऑन दैट। हाँ सर, तो वो मतलब मेंबर्स की तरफ से और हमारी सब कंसल्टेंट फैकल्टी की तरफ से भी सर ये रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है। If that is the thing, I'll just check on the provision and then I'll put in a query to my seniors to take it up with the. तो सर आज का हम लास्ट प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, उसके बाद जो भी प्रश्न हमारे पास हैं आ रहे हैं तो उसको हम ऑफलाइन आपसे ले लेंगे, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे से आप कंटिन्यूअस प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो सर एज एक्सप्लेन्ड फॉर एबव क्वेश्चंस, रेंट पेड टू ओनर एंड परक्विजिट टू स्टाफ आर 2 different stream of income. So what will be the conclusion on the TDS to be deducted? नहीं, तो जैसे राहुल जी ने बताया दोनों में आए, अलग अलग इसमें आएगा। जो परक्विजिट में तो वही 192 में आ जाएगा, एंड जो दूसरा है 194 अपना जो 194 आई या आई जो भी है, आई नहीं, आई और आई में आ जाएगा। तो सर काफी प्रश्नों के उत्तर आपकी तरफ से मिले हैं, मुझे लगता है मेंबर्स को इससे काफी सहूलियत होगी आने वाले समय में जब रिटन फाइल करेंगे और इस तरह की चीजों के लिए। और आपके कांटेक्ट डिटेल्स और आपकी जो प्रेजेंटेशन है हमारी टीम के मिल जाएगी, हम आप अपने मेंबर्स को शेयर कर देंगे, जिससे उन्हें कोई क्वेश्चंस कोई डाउट्स हो तो उसको प्रॉपर्ली एड्रेस कर सके। और मैं आप पूरे ट्रेड की तरफ से जो मेंबर्स जुड़े हैं उनकी तरफ से, जीजेईपीसी की तरफ से हमारे रीजनल चेयरमैन मितेश गजेरा जो अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे उनकी तरफ से मैं आपका सर
हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने समय निकाला, इतना लंबा समय हमारे मेंबर्स के बीच में दिया, उनकी समस्याओं को निराकरण दिया। मैं धन्यवाद देता हूं राहुल जी को भी, जिन्होंने ये तमाम टेक्निकल चैलेंजेस के बाद में यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को पूर्णता में हमारी पूरी सहयोग करी। और मैं एक बार फिर से हमारे कलीग जो यहाँ पे इस पूरे कार्यक्रम में लगे हुए थे, प्रीता और अर्चना, दोनों का आभार व्यक्त करते हुए अब हम आप सबको दीपावली की अग्रिम शुभकामना देते हुए हम इस पोर्टल से विदा लेते हैं सर। थैंक यू सो मच, नमस्कार। Thank you. Happy Diwali to everyone. Thank you. थैंक यू सो मच। प्रीता आप सेव कर सकती हैं, सेव करके उसके बाद में आप स्टॉप कर सकती हैं। Okay, thank you, sir. Thank you, Mithilesh ji. Thank you, Thank Prita. you. Thank you for everything. Yeah, Thank you. thank you, Rahul. Thank you.